हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो उसमें हम लोग को जो पहला डेफिनेशन देखना है वो है सम पारासारी विलियन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभी आप इसको अपने कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिए कीजिए। और पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे वो आप लोग को समझ में आया। आप लोग को बोले थे कि कमेंट में कुछ डेफिनेशन बोले थे लिखने के लिए, लेकिन कोई नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए अच्छा है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो समझने वाले हैं उसका नाम है सम पारासारी विलियन। आखिर ये होता क्या है, सम पारासारी विलियन आखिर में होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सम देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है सम। सम का मतलब आप लोग भी जानते हैं बराबर। सम का मतलब क्या होता है बाबू, बराबर। ठीक है, और पारासारी का मतलब होता है पारासरण दाब वाले। क्या चीज़, पारासरण दाब वाले। ठीक है, सम पारासारी विलियन यानी कि ऐसा विलियन जिसकी पारासरण दाब क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए आपके पास दो विलियन है। ठीक है, दोनों विलियन का अगर पारासरण दाब समान है तो आप कह सकते हैं कि मेरा विलियन कैसा है, सम पारासारी विलियन है। मेरी बात समझ में आया आपको, सम पारासारी विलियन किसे कहते हैं। अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना कि सम पारासारी विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो देखिए, नहीं देखिएगा तो उससे हमको कोई घाटा होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपका लाइफ है, आपको क्या करना है आप ही जानते हो, और हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। हम तो सिर्फ यही ना चिल्ला सकते हैं फ़ोन पर चिल्ला सकते हैं कि पढ़ो। नहीं पढ़िएगा तो वो आपका घाटा है। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि टेलीग्राम में हमको पता नहीं चल पाता था कि आप कितना देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसमें अब पता चल रहा है कि आप वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देख रहे हैं कि बच्चे जुड़े हैं, लगभग मतलब 200 के करीब बच्चे जुड़े हैं ना जी। इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं, टेलीग्राम पर लगभग 200 बच्चे जुड़े हुए हैं। 200 से कुछ कम है, 200 बच्चे जुड़े हुए हैं और व्यूज़ आ रहा है, यूट्यूब पर व्यूज़ आ रहा है मेरा 80 के करीब। आखिर ऐसा क्यों, आखिर कहाँ है वो बच्चे, बच्चे जो 100 से ज़्यादा बच्चे अभी जो वहाँ पर टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई लड़का है जो नहीं पहुँच पा रहा है तो उनको बताइए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि वीडियो जब भी आए नया आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले सम पारासारी विलियन के डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, साफ यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। समान ताप पर जिन विलियनों के पारासरण दाब समान होते हैं सम पारासारी विलियन यानी आइसोटोनिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गया। यानी कि देखो, सिंपल सा बात है, सम पारासारी यानी समान पारासरण दाब वाले विलियन को सम पारासारी विलियन कहते हैं। दम लॉलीपॉप डेफिनेशन, सम पारासारी विलियन किसे कहते हैं अगर परीक्षा में आ गया, सम पारासारी विलियन अगर परीक्षा में आ गया तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में आपको यही कहना है कि समान पारासरण दाब वाले विलियन को सम पारासारी विलियन कहते हैं। समान पारासरण दाब वाले विलियनों को क्या कहते हैं, सम पारासारी विलियन कहते हैं। ये आपका टॉपिक में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, सम पारासारी विलियन यानी समान पारासरण दाब वाले विलियन क्या कहलाते हैं, सम पारासारी विलियन कहलाते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। समान पारासरण दाब वाले विलियन को क्या कहते हैं, सम पारासारी विलियन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। चलो,
अब इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिकली। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 बिलियन लेता हूँ। कितने बिलियन? 2 बिलियन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, एक काम करते, एक यहाँ पर मैं बर्तन ले लिए, बर्तन का नाम ए रख दिए। दूसरा एक बर्तन ले लिया, इसका नाम बी। इसमें एक विलियन कौन है? ए, और इसमें कौन सा विलियन है? बी। ठीक है, अगर मान लो कि एक कमरे में हो रहा है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? टी। इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? टी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसका परासरण दाब मान लेते हैं, इसका परासरण दाब मान लेते हैं पाई ए है, और इसका क्या है? पाई बी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना जी। इसका परासरण दाब क्या हो गया? पाई ए, और इसका क्या हो गया? पाई बी। अब यदि ये दोनों सम पारासारी विलियन है, ये दोनों क्या है? मान लेते हैं कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों सम पारासारी विलियन है। तो दोनों सम पारासारी विलियन है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा? समान होगा। दोनों का परासरण दाब कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट करो फिगर को। उसके बाद मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। परासरण दाब क्या है? पाई ए पाई बी, और दोनों ये बराबर होंगे तो पाई ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई बी हो जाएगा ना। अगर ये परासरण, अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सम पारासारी विलियन है तो पाई ए बराबर क्या होगा? पाई बी। ठीक है, तो इसको नोट करो और मैं अभी लिखता हूँ, जल्दी से नोट करो। चलो नोट करो। इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई बढ़िया से करना है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, हाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि अब हम लोग का ये क्या बोलते हैं, जो अभी हम लोग विलियन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा 3rd चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको आप हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हो। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वैद्युत रसायन को अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तो उसको वैद्युत रसायन को लॉकडाउन खुलने के बाद क्लासरूम में पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद 5वां चैप्टर स्टार्ट किया जाए, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, हम लोग का क्लास जब ओपन होगा तो हम लोग 3रा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तब तक ठीक रहेगा। मैं आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए ऐसे पढ़ा सकता हूँ इस पर, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। मैं चाहता हूँ कि थ्योरी वाला जितना भी क्लासेज हैं यहाँ पर कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैं तो पहले से आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, नहीं देखिएगा तो आपका घाटा होगा। पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। और हाँ, आप लोग को यही बताना है कमेंट बॉक्स में कि हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करें या 3रा चैप्टर स्टार्ट करें, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें या फिर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करें। आप जैसा बोलिएगा वैसा ही करेंगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में डेफिनेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो उसको ऑनलाइन पढ़ाने में हमको फ़ायदा होगा। ठीक है, और सुनो, और जो 3रा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको अगर क्लासरूम में पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 3रा चैप्टर स्टार्ट करें या 5वां स्टार्ट करें। ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया पाई ए बराबर क्या हो गया? समपरासारी विलियन हो तो पाई ए बराबर पाई बी। ठीक है, अब देखो पाई ए, तो पाई ए की जगह लिख सकते हैं CART CBRT। क्यों आर तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी दोनों केस के लिए सेम था, याद करो। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल और टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पर CA बराबर क्या हो गया? CB, यानी CA बराबर CB मतलब क्या? दोनों की मोलर सांद्रता क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर CA मतलब क्या? मोलरता। तो मोलरता मतलब क्या? Na के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन बटा इसका क्या हो जाएगा? NB, यानी कि B की मोलों की संख्या यानी विलय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन यानी कि VB।
कोई दिक्कत है? नहीं है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। सिंपल वे में यही समझना है कि समान ताप पर जिन विलयनों के प्रसरण दाब समान होंगे वो क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और समपरासारी विलयन तब होंगे जब उनकी मोलर सांद्रता क्या होगी? एक दूसरे की क्या होगी? बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो दूसरा जो मेरा टॉपिक है और दूसरा जो महत्वपूर्ण एक डेफिनेशन है वो है हाइपरटोनिक विलयन का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हम लोग पिछले कुछ देर पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि समपरासारी यानी आइसोटोनिक विलयन पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में दोनों विलयन की ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रसरण दाब समान हुआ करता था, कुछ देर पहले देखे। लेकिन इसमें क्या होता है? हाइपर यानी कुछ अधिक होगा। ठीक है, यानी वैसा विलयन जिसका प्रसरणी दाब दूसरे विलयन से क्या होगा? अधिक होगा, वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेफिनेशन। वैसा विलयन जिसका प्रसरण दाब किसी दूसरे विलयन से क्या हो? अधिक हो। दूसरे विलयन से क्या हो? अधिक हो। हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो इसको नोट कीजिए जल्दी। देखो, हाइपरटोनिक विलयन का मतलब ही हाइपर मतलब ज़्यादा, वैसा विलयन जिसका प्रसरण दाब किसी दूसरे विलयन से क्या हो? अधिक हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। हाइपर मतलब क्या? ज़्यादा। हाइपर मतलब क्या? लोग बोलता नहीं है कि ज़्यादा हाइपर मत होइए, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग गुस्सा में क्या बोलते हैं कि अरे हम लोग खेल रहे थे आसपास में, तो कोई आसपास में, जैसे हम लोग बचपन में दादाजी रहते थे तो ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे तो हम लोग कहते थे कि देखो ना दादा हाइपर हो गए हैं। ठीक है, हाइपर मतलब क्या? ज़्यादा, अधिक। ठीक है, यानी कि हाइपरटोनिक विलयन का मतलब ही हुआ कि वैसा विलयन जिसका प्रसरण दाब किसी दूसरे विलयन से अधिक हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो इसको नोट करने के बाद हम लोग तीसरे डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीसरा हम लोग लिखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए तो बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा मेरा क्या हो गया बाबू? तीसरा हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं विलयन। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक यानी कि वैसा विलयन जिसका प्रसरण दाब किसी दूसरे विलयन से क्या हो? कम हो। कल उल्टा हो गया, बस नहीं लिख सकते हैं। देखो हम लिख कर दिखाते हैं। वैसा विलयन जिसका प्रसरण दाब किसी दूसरे विलयन से क्या हो? कम हो। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपोटोनिक, उसे आप खुद से लिख लोगे, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये वाला पॉइंट उसको उतार करके कहाँ लिख लेना? यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक विलयन किसे कहते हैं और हाइपोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। अगर आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
तो आप कमेंट में लिखिएगा ये कि सर हमको तीनों डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो गया है। ठीक है, लिखोगे ना, ज़रूर लिखना, अभी के अभी लिख डालो। ठीक है, तो चलो आगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बचा हुआ है और वो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ भी हो रहा है आज के समय में बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उल्टा परासरण। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा उल्टा परासरण। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। तो नोट करने के बाद एक हेडिंग दीजिए, उल्टा परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर हेडिंग दीजिए सिर्फ उल्टा परासरण। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। चलो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर उल्टा परासरण। उल्टा परासरण बाबू, उल्टा परासरण इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं उल्टा परासरण। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्टकट में RO भी बोलते हैं। RO, आप लोग RO वाटर पिए हैं? लोग कहते हैं कि हम लोग RO वाटर पीते हैं। तो RO का मतलब होता है बाबू रिवर्स, और O का मतलब होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं नहीं कि हम लोग RO वाटर पीते हैं, RO का वाटर। ठीक है, तो RO बोलने के लिए लोग बोल देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जानना कि RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो 15 रुपये 20 रुपये में पानी का बोतल में नहीं आता है, शादी ब्याह में देखिएगा खूब लगा रहता है। ठीक है, अरे आज के शादी ब्याह में बुनिया पूरी खाने जा रहे हो सब न जी, बच के जाना, मास्क लगा के जाना सब। ठीक है, तो बुनिया पूरी खाने गए होगे तो देखना टेबुलवा पर लगा दे रहा है लोग। आज के समय में वही सब रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, RO वाटर। आज के समय में जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है, जो अनपढ़ भी है वो भी बोलते हैं लोग RO वाटर है ये। ठीक है, आप लोग ये जानना कि RO वाटर का मतलब क्या हुआ, उल्टा परासरण जल भोजपुरी में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे, जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि आखिर है क्या ये RO वाटर। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे दिए, दे भी दिए, वाह क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं RO। ठीक है, तो सबसे पहले उल्टा परासरण को समझने के लिए हम लोग परासरण वाले लेक्चर को याद करते हैं। ठीक है, एक साइड हुआ करता था शुद्ध विलायक, दूसरे साइड विलयन हुआ करता था, और बीच में हुआ करता था अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको शॉर्टकट में SPM हम लोग लिख दिया करते थे। ठीक है, इस केस में होता क्या था कि शुद्ध विलायक के कण शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जाने लगता था। याद करो, जाने लगता था। ठीक है, और इस क्रिया को रोकने के लिए हम लोग जो भी यहाँ पर प्रेशर लगाते थे, किसके ऊपर? विलयन के ऊपर। जो भी यांत्रिक दाब लगाते थे विलयन के ऊपर, ताकि परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, परासरण की क्रिया रुक जाए के लिए यहाँ पर हम लोग दाब लगाते थे, और उस दाब को हम लोग पाई कह दिया करते थे, परासरण दाब कह दिया करते थे। जरा सोचो कि अब यहाँ पर परासरण दाब से भी अधिक कोई प्रेशर लगाने लगे, परासरण दाब से अधिक प्रेशर लगाने लगे, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर अधिक प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या कि शुद्ध विलायक के कौन विलयन से शुद्ध विलायक की तरह जाने लगेगा कि नहीं? सोच के देखो, मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए कि रुक जा बताते हैं, जैसे कि पावरोटी को, यानी डबल ब्रेड जिसको आप बोलते हैं, पावरोटी भोजपुरी में समझो, ऐसा समझ में आएगा। पावरोटी को हम लोग क्या करते हैं, दूध में डालते हैं, तो पावरोटी पूरा दूध को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। या चाय को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फूलते जाता है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है पावरोटी फूलते जाता है। और जब हम उसी पावरोटी को जब दबाने लगते हैं तो उसमें जो भी चाय एब्जॉर्ब किए रहता है या फिर दूध एब्जॉर्ब किए रहता है, तो क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो परासरण दाब से अधिक दाब लगाओगे तो परासरण की क्रिया क्या हो जाती है? उल्टा हो जाएगी। ठीक है, परासरण दाब से अधिक दाब लगाओगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर जो लगा वो पाई से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर लगाओगे तो ये शुद्ध विलायक के कण किधर जाने लगेंगे? इधर जाने लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
उल्टा प्रसरण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हम लोग कुछ देर पहले हम लोग ये बोले थे कि खीर में जब हम लोग किशमिश डालते हैं तो वो फूल जाता है ना, ठीक है। तो वो प्रसरण की क्रिया के कारण फूल गया। लेकिन उस किशमिशों को निकाल करके उसको दबाओगे तो उसमें से जितना पानी एब्जॉर्ब किया होगा बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो वो निकलने की जो क्रिया है वो क्या हो गया? उल्टा प्रसरण हो गया। वो क्या हो गया? उल्टा प्रसरण हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं, उल्टा प्रसरण क्या है। एक काम करो, इस फिगर को नोट कर लो जल्दी से, नोट करो जल्दी। नोट कर लिए? ठीक है, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब किसी विलयन के प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रसरण की क्रिया होने लगता है। मतलब कि प्रसरण की क्रिया क्या हो गई? उल्टा हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? उल्टा प्रसरण कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको इस पॉइंट पर हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई जारी रखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।